एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ज्योति आचार्य और आज हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ वो पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस लॉ। जैसा कि आपको पता है कि समाज में जो मानवीय आचरण होते हैं उनके नियमन करने के लिए कई सारे नियम बनाए जाते हैं और उनका नियमन करवाया जाता है और राज्य द्वारा जो नियम प्रवर्तित करवाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संनियम कहलाते हैं। ये साधारण अर्थ में मैं आपको बता रही हूँ कि राज्य क्या बनाती है, लॉ बनाती है, वो कैसे बनाती है, वो क्यों बनाती है कि वो समाज में या व्यवसाय जगत में या किसी भी क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनी रहे। सारी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं या जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से सही तरह से सही रूप से चलती रहे, उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो वो नियम, उन नियमों में या उस लॉ में या अधिनियम में कुछ एक अधिनियम जो है फर्स्ट जो है, हम लॉ का जो फर्स्ट टॉपिक कॉमर्स में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? बिजनेस। देखिए बिजनेस क्या होता है, जैसे कई जो बच्चे हैं, जैसे आज मैं आपसे पूछ लूं कि आप कोई भी एक व्यक्ति कुछ सामान खरीदता है और बेचता है तो उस जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। लेकिन वास्तविक रूप में बिजनेस जो है या व्यवसाय जो है बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है। उसको हम खाली लेन देन की प्रक्रिया से नहीं जोड़ सकते। जो ये लेन देन जो होता है वो क्या होता है? व्यापार होता है। व्यवसाय में कई चीजें इंक्लूड होती है। व्यवसाय में जो दो चीज, मुख्य मेन चीज जो है दो इंक्लूड होती है, वो क्या इंक्लूड होती है? इंडस्ट्री और बिजनेस। वैसे हमारा ये मेन टॉपिक नहीं है ये, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है। आपको आना चाहिए कि कॉमर्स में इंक्लूड क्या होता है, बिजनेस में इंक्लूड क्या होता है। तो एक जनरल बेसिक नॉलेज है, ये आपको मैं देना चाहूंगी। जब हम ये बिजनेस लॉ स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये जानकारी देना चाहूंगी कि बिजनेस में दो चीजें इंक्लूड होती है। एक होती है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। कॉमर्स जो आप अभी पढ़ रहे हैं तो बहुत ही वास्ट एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया है। इसको आप बहुत विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। आगे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको मालूम होना चाहिए कि व्यवसाय में दो चीजें इंक्लूड होती है, इंडस्ट्री और व्यापार। इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स में आ जाता है। इंडस्ट्री में क्या आ जाता है? जहां पर प्रोडक्शन होता है। जैसा कि आपको पता है प्रोडक्शन कहाँ होता है? इंडस्ट्री में होता है। उसको जहां पर भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कई तरीके से होता है। देखिए जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ जैसे कपड़े की ही हो, सीमेंट की ही हो। मैन्युफैक्चरिंग कई तरह से होती है, प्रोडक्शन कई तरह से होता है। जैसे माइनिंग प्रोडक्शन है, जमीन से पत्थर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। एक असेंबली होता है, जैसे कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर के लिए आपने कई जगह से चीजें कलेक्ट करी है, कीबोर्ड लिया है, माउस भी लिया है, उसका अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उन सब पार्ट्स को एक करके और एक सिस्टम मेंटेन किया, उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। उसी तरह जैसे मान लीजिए रोड बन रही है, बांध बन रहा है, पुल बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो वो भी इंडस्ट्री का एक पार्ट होता है। और दूसरा आता है कॉमर्स। कॉमर्स में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं इंक्लूड होती है। व्यापार क्या होता है? थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, जनरल आप जानते ही हैं। और व्यापार की सहायक क्रियाओं में क्या क्या इंक्लूड होता है? बीमा, परिवहन, बैंकिंग है और गोदाम है, भंडारण है, स्टोरेज है, गोडाउन, जो भी आप कह सकते हैं। ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? कॉमर्स में आ जाती है। तो ये देखने को इतनी सी चीजें हैं, लेकिन इनका जो नियमन होता है या इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो हमें पढ़ने आवश्यक होते हैं, हमें जानकारी जरूरी होती है। इसी उद्देश्य से जो बनाया गया है वो क्या बना है? व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए और मानवीय आचरण या व्यवहार को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से जो नियम व्यवसाय के लिए बनाए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यावसायिक संनियम कहलाते हैं। अब व्यावसायिक संनियम में देखिए मीनिंग मैं साधारण अर्थों में लेती हूँ कि व्यापार और वाणिज्यिक क्रियाएं जो होती है उनका नियमन करने के लिए जो नियम होते हैं या अधिनियम को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? बिजनेस लॉ कहा जाता है। बिजनेस लॉ में जो फर्स्ट टॉपिक हमारा, अब हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। पहला चैप्टर कह लीजिए आप इसको, या पहला टॉपिक कह लीजिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका सामान्य परिचय या जनरल जो है इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगी आज के लेक्चर में, हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला चीज आती है कि ये अधिनियम लागू कब हुआ, इसको पारित कब किया गया। कोई भी अधिनियम जो होता है उसको पारित किया जाता है और उसके बाद में लागू किया जाता है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 कब पारित किया गया, किसके द्वारा पारित किया? 25 अप्रैल 1872 को
25 अप्रैल 1872 को गवर्नर इन काउंसिल, देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, 25 अप्रैल 1872 को गवर्नर इन काउंसिल के द्वारा पारित किया गया था और सितंबर 1872 से पूरे भारत में लागू कर दिया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम लागू किया गया था। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 को पूरे भारत में लागू कर दिया। अब मेन चीज आती है, ये अनुबंध पढ़ने से पहले हम कुछ जरूरी चीजें होती है, कुछ इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, रोल होता है, जो है जरूरी भाग होते हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो अनुबंध अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में दी गई है। एक के बाद एक हम परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली परिभाषा आती है, देखिए, प्रपोजल। प्रपोजल या प्रस्ताव, इसका सेक्शन याद करने के लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2A में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या उससे अलग रहने की इच्छा दूसरे को इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उसकी सहमति उस कार्य को करने के लिए या अलग रहने के विषय में प्राप्त हो, तो कहा जाएगा कि प्रथम व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष क्या रखा है, प्रस्ताव रखा है। साधारण अर्थ में बताती हूँ, ये तो मैंने आपको 2A की डेफिनेशन एज इट इज बताई है, हिंदी में बताई है। इंग्लिश में देखिए आप प्रॉब्लम होती है आपको, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इस कोर्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख पाना। तो मैं प्रपोजल की जो डेफिनेशन है साधारण अर्थ में बताती हूँ कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, मान लीजिए A B को, किसी कार्य को करने या उस कार्य को नहीं करने के लिए कहता है और इस उद्देश्य से कहता है कि उसे उसकी स्वीकृति मिलेगी। किसकी स्वीकृति? बी की स्वीकृति ए को मिलेगी। उसका उद्देश्य ही यही होता है कि बी की स्वीकृति मिलेगी। तो ये क्या कहा जाएगा कि ए ने बी के समक्ष क्या रखा है, प्रस्ताव रखा है। यानी कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है, प्रपोजल रखा है। तो पहली चीज जो होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के लिए प्रस्ताव होती है। दूसरा है वचन, प्रॉमिस। जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उस पर जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है, जैसे मैं मान लीजिए ए ने बी के समक्ष क्या रखा था, प्रस्ताव रखा था। मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि ए ने बी के समक्ष किताब खरीदने का प्रस्ताव रखा है कि मेरे पास ये किताब है या ये सामान है, तो क्या तुम खरीदोगे? तो ए ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष क्या रखा है, प्रस्ताव रखा है और खरीदोगे। उसने किस उद्देश्य से कहा है कि उसकी स्वीकृति मिलेगी कि हाँ ये मेरे की जो है उसके काम की है और वो लेगा, जरूर लेगा। तो ये सोच करके वो उसके सामने प्रस्ताव रखता है। तो जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है उस पर अपनी सहमति दे देता है, तब कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। और जब वह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। सीधी सी बात है, समझ में आई आपको? एक एग्जांपल में दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल ए ने बी को क्या कहा है कि मेरा ये सामान, मान लीजिए ये पेन है, वो पेन उसकी जरूरत की चीज है और कहता है कि मैं ये पेन बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इसको खरीदोगे? तो बी ने उसकी सहमति दी कि हाँ मैं इसको खरीदूंगा। तो ये जो उसकी सहमति है वो दोनों के बीच में क्या हो गया, वचन बन सकता है, या उसकी वचन उस बी का जो है क्या हो गया, वचन हो जाता है। अब बात आती है प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। तीसरा है, ये देखिए 2B की डेफिनेशन थी। ये जो हम एक के बाद एक डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगी, धाराएं कैसे याद करेंगे। तो अभी तो आप समझ लीजिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2A में डेफिनेशन दी गई है प्रपोजल की, 2B में डेफिनेशन दी गई है वचन की, और अब आता है वचनदाता और वचन ग्रहीता। जैसे सिंपल समझ में आ रहा है कि कौन वचनदाता कहलाता है और कौन वचन ग्रहीता कहलाता है। वचन देने वाला वचनदाता कहलाता है, वचन को ग्रहण करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, वो क्या कहलाता है, वचन ग्रहीता कहलाता है। तो ये किस में दी गई है, ये डेफिनेशन दी गई है 2C में। 2C में डेफिनेशन दी गई है। 2A में प्रस्ताव, भारतीय अनुबंध की धारा, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2A में प्रस्ताव की परिभाषा दी गई है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2B में वचन की परिभाषा दी गई है और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2C में वचनदाता और वचन ग्रहीता की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन प्रतिफल। देखिए ये जो प्रतिफल की डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन प्रतिफल की कुछ थोड़ी टिपिकल पड़ेगी आपको याद करने में। तो इसकी डेफिनेशन
किस प्रकार दी गई है सुन लीजिए आप। जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है अथवा करने से वह अलग रहा है या करता है या उससे अलग रहता है या उससे अलग रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य अथवा उससे अलग रहना या वो वचन क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। लेकिन मैं आपको इसकी डेफिनेशन धारा के अकॉर्डिंग याद करने को नहीं कहूंगी, थोड़ी टिपिकल पड़ेगी, समझने में भी थोड़ी मुश्किल रहेगी। तो आप एक चेशायर एंड फिफुट की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है कि वचन का मूल्य प्रतिफल कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि वचन का मूल्य प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो कहलाती है ठहराव, एग्रीमेंट, प्रतिफल या ठहराव। और ये डेफिनेशन दी गई है 2E में, सेक्शन 2E में इसकी डेफिनेशन दी गई है। कौन से 2E में? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2E में दी गई है जो ठहराव की डेफिनेशन। देखिए, परस्पर एक दूसरे का जो प्रतिफल का निर्माण होता है और उस निर्माण करने पर जो वचन और वचनों का समूह होता है वो क्या कहलाता है? ठहराव। प्रत्येक वचन और वचनों का समूह ठहराव कहलाता है। तो वचन, मैंने जैसे ए और बी का एग्जांपल दिया आपको कि ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा था पेन खरीदने का, और उसको उसने बी ने क्या किया है? स्वीकार किया है, और उसमें प्रतिफल निहित हो जाता है कि मान लीजिए पेन कितने रुपए में, जो भी रुपीज डिसाइड किया है, जिसका मूल्य निर्धारित किया है, तो वो जो मूल्य होता है वो मूल्य तो प्रतिफल हो गया किसका? ए का। और बी के लिए प्रतिफल क्या हो गया? ये पेन। जब तक किसी भी जो अनुबंध होता है उसमें प्रतिफल निहित नहीं होता है तो वो अनुबंध नहीं होता है। जैसे ये पेन मैंने बिना मूल्य के किसी को दे दिया तो वो चैरिटी होगी, वो अनुबंध नहीं, अनुबंध का रूप ले ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें एक पक्षकार के पास में प्रतिफल है और दूसरे पक्षकार के पास में प्रतिफल निहित नहीं। प्रतिफल का होना अनिवार्य है। दूसरा है ठहराव। प्रत्येक वचन और वचनों का समूह क्या कहलाता है? ठहराव कहलाता है। देखिए, पारस्परिक वचन किसे कहते हैं? जब ऐसे वचन, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पारस्परिक वचन, और ये पारस्परिक वचन या रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहलाते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की डेफिनेशन दी गई है 2F में, 2F में दी गई है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2F में ये डेफिनेशन दी गई है कि ऐसे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या आंशिक प्रतिफल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पारस्परिक वचन कहलाते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन आपके दी गई है सेक्शन 2G। वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2G में दी गई है। वॉइड एग्रीमेंट से क्या मतलब होता है कि राजनियम द्वारा अप्रवर्तनीय ठहराव क्या कहलाते हैं? व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। सबसे पहले तो जो वचन प्रस्ताव हुआ, प्रस्ताव पर वचन दिया गया, वचन में वचन दाता वचन ग्रहीता उसमें थे, उसके बाद में उसमें प्रतिफल सम्मिलित हुआ और वो क्या बना? ठहराव। तो जो ठहराव जिसको राजनियम की प्रवर्तनीयता, जिसकी अप्रवर्तनीयता होती है वो क्या कहलाता है? व्यर्थ ठहराव कहलाता है। सीधे अर्थ में मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है, एक दूसरे व्यक्ति को कहता है कि तुम मुझे 10,000 रुपए दो, मैं तुम्हें हवा में उड़ाने का वचन देता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज प्रवर्तनीय हो ही नहीं सकती, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, वो क्या कहलाएगा? व्यर्थ ठहराव कहलाएगा। नेक्स्ट आता है अनुबंध। अनुबंध की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2H में। 2H में अनुबंध की डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशन याद करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और करनी भी चाहिए आपको, जैसे एग्रीमेंट की डेफिनेशन और अनुबंध की डेफिनेशन, क्योंकि आगे जाकर के आपको इसका अंतर भी पता लगाना होगा। अंतर भी पूछा जा सकता है कि ठहराव और अनुबंध में अंतर बताइए। तो इस तरह से अनुबंध किसे कहते हैं? राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव। ठीक है, जो एग्रीमेंट होते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ, द एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहलाता है? ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है व्यर्थनीय अनुबंध किसे कहते हैं?
व्यर्थनीय अनुबंध की डेफिनेशन दी गई है आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की 2I में। अनुबंध की 2H तक आपके आ गई है और उसके बाद में व्यर्थनीय अनुबंध की डेफिनेशन 2I में दी गई है। देखिए, व्यर्थनीय अनुबंध क्या कहलाता है? एक पक्षकार तो किसी अनुबंध के लिए तैयार हो लेकिन दूसरा पक्षकार उस अनुबंध के लिए तैयार नहीं है, तो एक पक्षीय अनुबंध हुआ, एक तरह से वो अनुबंध भी पूरा नहीं हुआ, एक पक्षीय सम्मति ही हो जाती है। और जब एक ही पक्ष उस अनुबंध के लिए तैयार होता है तो वो व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। या फिर जो अनुबंध करवा लिया जाता है जोर जबरदस्ती से, दबाव से या किसी कारणवश करवा लिया जाता है, तो वो व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जिस भी अनुबंध के लिए एक पक्ष की इच्छा हो लेकिन दूसरे पक्ष की इच्छा न हो, वो अनुबंध होता है, तो वो अव्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। नेक्स्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसकी डेफिनेशन दी गई है 2J में। सेक्शन 2J में इसकी डेफिनेशन दी गई है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट तो हो तो गया है, ठहराव भी हो गया है। जैसे ए ने बी को कुछ घोड़े बेचने का वचन दिया था, ए ने प्रस्ताव किया था घोड़े बेचने का बी के पास में, और बी ने वो घोड़े खरीदने के लिए भी स्वीकृति दे दी थी, वचन भी दे दिया था, और हो सकता है कि पैसे का लेन देन भी हो गया। लेकिन जब वो ले जाने आया, घोड़े ले जाने आया, उससे पहले उस घोड़े की मृत्यु हो चुकी हो, तो वो अनुबंध क्या हो जाएगा? वो अनुबंध होगा ही नहीं, इसलिए उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, व्यर्थ अनुबंध। उम्मीद करती हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसमें जो मेन चीज बताने का मेरा मकसद था वो यही था कि एक के बाद एक टॉपिक था, इसको डेफिनेशन पढ़ें। तो डेफिनेशन को याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय अनुबंध की धारा 2A से लगाकर 2J तक देखिए सीक्वेंस में डेफिनेशन दी गई है, बीच में एक ही धारा में से यहाँ पे। तो पहला है प्रस्ताव की 2A, 2B वचन है, वचनदाता और वचन ग्रहीता की डेफिनेशन 2C में दी गई है, ठहराव की 2E में दी गई है, पारस्परिक वचन की डेफिनेशन 2F में दी गई है, और बाद में देखिए वॉइड एग्रीमेंट की 2G में दी गई है, अनुबंध की 2H में दी गई है, व्यर्थनीय अनुबंध 2I और व्यर्थ अनुबंध 2J में दी गई है। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।